Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is electronic configurations of ions of 3D series. हमें ये देखना है कि 3D सीरीज में आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि 19th इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम, why does it enters in 4s shell not in 3D? हमें ये समझने की पहले जरूरत है। देखो, आफ्पो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करना चाहिए? 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4, 3p के बाद देखो अब किस में जाना चाहिए? 3D में, लेकिन आफ्पो ने किस में बताया है? 4s में। क्यों? क्योंकि 4s की जो एनर्जी है वो 3D से क्या होती है? कम। तो हम ये कह सकते हैं कि 19 एटॉमिक नंबर के लिए 4s की एनर्जी लेस देन है 3D से। इसीलिए 19th इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 3p के बाद यहां तक आपके 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो यहां के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4s में एंटर करता है। अगर हम इसका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम भी देखें तो क्या होता है? देखो, लॉजिकली तो 1s अंदर होना चाहिए, यहां पे 2s क्या होना चाहिए? 2s और 2p इसके बाहर, और 3s 3p 3d इसके बाहर, और 4s को क्या होना चाहिए? और बाहर। तो सबसे पहले 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d इसमें जाने चाहिए। उसके बाद 4s का नंबर आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे शेल्स के बीच का गैप क्या होता है? कम होता है। कहने का सेंस ये है कि 1s और 2s में अगर इतना गैप है तो 2s और 3s में इससे कम गैप होगा। 3s और 4s में एनर्जी गैप इससे भी कम होगा। ये इसका मीनिंग है। तो जैसे जैसे गैप कम होता है तो वे डिफरेंट शेल्स के जो सब शेल्स हैं दे गेट इंटरमिक्स्ड, वो एक दूसरे में इंटरमिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां ध्यान दो, ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ऑफ 3D। तो देखो, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से 3D यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक खत्म हो रहा है। इट मीन्स दिस इज द एरिया वेयर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इन 3D इज मैक्सिमम। सेम में यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां, एंड इस डिस्टेंस पे d इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर हम 4s को देखें तो 4s मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, तो 4s तो देखो यहां से ही शुरू हो गया 4s, और वो कहां तक है? यहां तक। तो आपने देखा ये कैसे एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहे हैं। अगर आप यहां बात करोगे तो सारा ही 4s है, लेकिन अगर आप यहां बात करोगे तो 4s 3D के कंपैरिजन में इनसाइड है, और अगर यहां बात करोगे तो 4s 3D के कंपैरिजन में आउटसाइड है। यानी कि एट ए टाइम 4s 3D से ज्यादा इनर भी है और ज्यादा आउटर भी है। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन एंट्रेंस की बात होती है तो हम देखते हैं विच वन इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस। तो क्योंकि 4s ज्यादा क्लोज है इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर करता है? 4s में। So this is the reason that 19th electron in potassium enters in 4s not in 3D. Similarly, 20th electron in calcium also enters in 4s not in 3D. लेकिन जब 4s फुलफिल हो जाता है, अब हमारे पास एटॉमिक नंबर देखो 90 की जगह 20 हुआ है, 20 में भी 4s लेस देन है 3D। लेकिन अब जैसे ही हम 21 पे जाते हैं, 21 पे अब क्योंकि 4s फुलफिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? 3D में एंटर करता है, और इनकी एनर्जी भी क्या होती है? चेंज हो जाती है। 3D लेस देन हो जाता है किससे? 4
4s से। ये जो हमारी कैलकुलेशन थी ये 19 एटॉमिक नंबर के लिए थी और ये हमारी कैलकुलेशन 21 से आगे 30 तक अलग एटॉमिक नंबर्स के लिए है। तो वहां पे एनर्जी किसकी कम होती है, 3d की लेस देन होती है 4s से। इलेक्ट्रॉन अब किस में एंटर करेगा, 3d में। अब अगर हम यहीं पे 21 से लेके और 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो हम क्या देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल करने पड़ेंगे, 3d में। 3d 1 2 3 4 5 इस तरीके से। लेकिन जो मैंने आपको क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल केस इन माय लास्ट वीडियो आपको बताया था, उसमें क्या होगा, 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ जाएगा, 3d को, या तो हाफ फिल करने के लिए या फुल फिल करने के लिए। अब अगर हम यहाँ ये देखना चाहें कि 21 से लेके 30 में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं, जैसे 21 नंबर में, तो आपने फिल किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, यानी कि आपने पहले 19th और 20th इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया, 4s में, और अब आप किस में फिल करने जा रहे हो, d में, 3d में। तो अब मुझे अगर स्कैंडियम से स्कैंडियम +2 अगर बनाना है आयन, तो इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कि भाई इसकी एनर्जी क्या थी, क्योंकि पहले हमने इसमें डाला इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया, तो इसकी कम इसकी ज्यादा, तो पहले हायर एनर्जी वाले में से इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव होना चाहिए, बाद में किस में से होना चाहिए, 3d में से होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें 21 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हो तो 4s की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा। यानी कि इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले और इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद, तो पहले क्या होता है, 4s लेस देन 3d, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, 4s ग्रेटर देन 3d। तो देखो ये इससे बाहर भी तो है ना, तो अब ये ज्यादा बाहर होता है, पहले कम बाहर होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से पहले बाहर जाएगा, 4s में से। तो इसीलिए स्कैंडियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s0 होगा, ना कि 3d0 4s1। ये इनकरेक्ट है। तो जब भी आप किसी भी आयन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए फर्स्ट यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, यानी कि स्कैंडियम का लिखो, टाइटेनियम का, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो देखो इसका क्या होगा, 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2, लाइकवाइज आप पूरा भरेंगे। लेकिन जब आप स्कैंडियम +2 का लिखेंगे तो कभी भी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना कि भाई 21 - 2 = 19 का मैं लिख दूं 1s2 2s2 2p6, तो फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 4s1। वो इनकरेक्ट है। आपको पहले इस तरीके से एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जब आपने एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, नाउ यू हैव टू थिंक कि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो कहां से कम होंगे, 4s से, एंड कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 3d1 4s0, किसका, स्कैंडियम +2 का। और अगर आपको टाइटेनियम +2 का लिखना है तो 3d2 4s0। अच्छा, अगर आपको टाइटेनियम +2 का नहीं +3 का लिखना है तो आप क्या करेंगे, 2 यहां से 1 यहां से कम करेंगे, तो ये हो जाएगा 3d1 4s0। तो इस तरीके से अगर +4 बनाना है तो आप इसको और भी 0 कर देंगे। तो मैं आपको इस टेबल पे हम देखते हैं कि दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल मेटल एटम्स स्कैंडियम इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में 3d1 4s2, टाइटेनियम 3d2 4s2, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें हम देखते हैं कि क्रोमियम एंड कॉपर बोथ आर एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन अगर मुझे M+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले मुझे इसका लिखना होगा, देन आई विल थिंक कि मुझे +2 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो आई विल रिमूव फ्रॉम 4s।
इसी तरह से सबके हम 4s में से पहले निकालेंगे। अब यहाँ 4s में एक ही है तो एक यहाँ से निकालेंगे, फिर एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3d में से बाहर होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, +2 का 3d1 3d2 और 4s सबका क्या रहेगा 0। और अगर मुझे +3 का लिखना है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 तो s में से जाएंगे, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा 3d में से। तो हम क्या देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन 3d 0 4s 0। इसी तरीके से 3d2 इसका 3d2 में से एक और चला गया तो 3d1, यहाँ पे 3d2। और अगर मुझे +4 का लिखना है तो +4 में क्या होगा, इसका तो बना ही नहीं सकते हम +4 क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, लेकिन इसका जब +4 बनाएंगे टाइटेनियम का तो 3d 0 4s 0 हो जाएगा, इसका 3d1 हो जाएगा, एक और चला जाएगा। इस तरीके से ये इसका +4 का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मुझे +5 का बनाना है तो स्कैंडियम और टाइटेनियम में +5 नॉट पॉसिबल। तो वेनेडियम में क्या होगा 3d 0, 2 s में से और 3 d में से, फिर एक एक और बढ़ता जाएगा क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, +5 स्टेट का। और अगर मुझे +6 का लिखना है तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगी और इसको 0 करके फिर इसको 1, इसको 2, इसको 3। और अगर मुझे +6 का ना लिख के +7 का लिखना है तो मैं यहाँ पे इसको भी क्या करूंगी 0 कर दूंगी। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन सी होती है, +7 होती है। कौन सा एलिमेंट बनाता है, मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज के पास क्या है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3d में 5। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा सकते हैं मैग्नीज से, 7। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 7 होती है। अब हम देखते हैं कि क्या सभी एलिमेंट्स नीचे जो मैग्नीज के बाद हैं वो +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि मैग्नीज में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है d में वो 5 है और 4s इसमें, जबकि इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें मैग्नीज के बाद इन सब एलिमेंट्स में क्या होता है, d इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल्ड होते हैं कि d6 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है, 4 अनपेयर्ड और 1 पेयर, और ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम आयन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो 2 तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी। लेकिन इसके बाद ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर जाते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं जो कि अनपेयर्ड हैं। तो इसके पास कितने हैं, 4। तो आप एक एक करके ऐसे निकाल सकते हो। +2 बन गई, एक और निकालोगे तो +3, फिर एक और निकालोगे तो +4, फिर एक और निकालोगे तो +5 और फिर +6। लेकिन ये अलग बात है कि आयन की जो आगे की स्टेट्स हैं 4, 5, 6 वाली वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, d5 d6 से एक इलेक्ट्रॉन गया d5। तो ये जो d5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये बहुत स्टेबल होती है और इसमें से और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी हैव टू पे मोर एनर्जी, इसीलिए इसकी जो है d6 के बाद वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम स्टेबल होती हैं। अगर मैं बात करूं कोबाल्ट की तो कोबाल्ट में क्या था, D7 का मतलब इट हैज ओनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी, 2, ये 3, ये 4, ये 5। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है तो आप ये देखोगे कि ये मैक्सिमम +5 तक ही बना सकता है कोबाल्ट जो है। लेकिन यानी कि 3d4 तक 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही बचेंगे जो कौन से थे, पेयर्ड। लेकिन अब हम इसमें देखते हैं स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, जो कि आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये d5 बन जाएगा। तो इसीलिए इसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कौन सी हो जाएगी, 4, क्योंकि 4 में क्या होगा, d5 कॉन्फ़िगरेशन बचता है। नेक्स्ट अगर मैं निकिल की बात करूं तो निकिल में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, ओनली 2 यहां से, तो ये 2 यहां से और 2 यहां से, तो ये मैक्सिमम +4 ही दिखा सकता है, +4 के आगे ये नहीं दिखा सकता। तो आप कहोगे निकिल के केस में जो है यहां तक ही ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट बनती ही नहीं है। अब फिर हम बाद में अलग से स्टडी करेंगे कि कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में क्या होता है,
D10, ये एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और 4s में कितने बचते हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर तो ओनली क्या बनाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर बहुत एनर्जी देके एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया तो ये D9 में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनती ही नहीं है। नेक्स्ट अगर जिंक की बात करें तो जिंक में तो ये D10 है और ये 4s2 है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बहुत मुश्किल है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। और जिंक जो है ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है, ये वाली सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दिखाता। तो ये हमने देखा कि अगर हमें आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमें पहले मेटल एटम का लिखना पड़ता है, फिर हम देखते हैं उसके डी में से कैसे 1 by 1 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और केवल उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो अनपेयर्ड हैं, जो पेयर्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं जाते। अब हम देखते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3d एंड 4s ऑर्बिटल, कि हम अगर न्यूक्लियस से रेडियली बाहर जा रहे हैं, 0 डिस्टेंस से इंफिनिटी डिस्टेंस तक जा रहे हैं, तो 3d के इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पे ज्यादा होगी और 4s के इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ पे ज्यादा होगी, इसे हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ 3d एंड 4s। तो देखो पहले तो 3d से पहले हमने 1s2, 2s2, 2p6 ये सारे ऑर्बिटल्स को फिल किया है, तो इनका अगर हम रेडियल प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो वो सारा मिलके कि यहाँ कहीं 1s का रहा होगा, कहीं 2s का, कहीं 2p का, तो ये ग्राफ बन जाता है जो ब्लैक कलर से ड्रॉन है। कहाँ तक का, अप टू 18 इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हो आर्गन तक का। आर्गन के बाद 3d और 4s की अगर हम रेडियल प्रोबेबिलिटी देखें तो क्या होता है, ये जो रेड कलर से ड्रॉ की है ये किसकी रेडियल प्रोबेबिलिटी है, 4s की। तो देखो 4s इसके अंदर से ही शुरू हो जाता है, इसकी एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी इधर है, यहाँ पे नोड है, फिर यहाँ नोड है, यहाँ नोड, और फिर इसकी क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इधर की, ये इस डिस्टेंस पे है। जबकि 3d की बात करें तो वो देखो ग्रीन कलर से इस तरीके से चलता है, यानी कि 0 से धीरे 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 इंक्रीज होता है और इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ होती है। तो हमने जो डायग्राम पहले बनाया था कि जो 4s है वो इस तरीके से यहां से शुरू होके यहां तक था और 3d कहाँ था यहां से शुरू होके और यहां तक। तो बात करें तो 4s जो है 3d के कंपैरिजन में इनर भी है और 3d के कंपैरिजन में आउटर भी है। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन आने की बात होती है तो हम कहते हैं 3d में इलेक्ट्रॉन आएगा, 3d के कंपैरिजन में 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। और जब बाहर जाने की बात होती है तो हम कहते हैं जी 4s आउटसाइड है, तो इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा, 4s में से, कि इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो हम इस चीज को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को देख के भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि क्यों 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आता है और जाता भी 4s से पहले ही है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें मैंने इस एक्सिस पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या आप एनर्जी लाइन कह दो ये ड्रॉ किया है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा एनर्जी ऑफ शेल सब शेल ऑर्बिटल्स भी जो है इंक्रीज होगी। और इस लाइन पे मैंने एटॉमिक नंबर यानी कि न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट प्रोटॉन्स हैं उनको ड्रॉ किया है। तो जैसे हम देखते हैं 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल इन सबसे नीचे होगा, कब, जब एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, 2, 3, 4, यानी कि अगर मैं इसको 112 तक भी ले जाऊं तो 1s की एनर्जी सबसे कम रहती है। सेम वे में 2s और 2p की एनर्जी इन सब ऑर्बिटल्स से कम रहती है। अगर मैं 3s और 3p की बात करूं तो वो भी आप देखो कंटिन्यूअसली सबसे कम है। अब बात करते हैं हम 3d की। 3d वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान दो 19 नंबर तक, जब तक एटॉमिक नंबर क्या है 19, तो आप क्या देख रहे हो कि 19 से लेके 21 तक 4s की एनर्जी क्या है कम और 3d की एनर्जी क्या है ज्यादा। और जब 21 हो जाते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन, अब 4s की एनर्जी ज्यादा और 3d की एनर्जी क्या है कम है। इसीलिए 21 से कहां में किस में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो जाते हैं 3d सब शेल में, लेकिन 19 और 20 कहां पे आते हैं 4s में। लेकिन जब निकालने की बात होगी तो भी
पहले किस में से निकलेंगे, जैसे 21, 22, 23 में से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में से अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं तो पहले किस में से निकलेगा, 4s में से। देखो 4s की एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो इसीलिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों 4s में पहले आया और 4s में से ही पहले बाहर जा रहा है। अब अगर 5p को देखें तो वो लगातार इस तरीके से, इसमें कोई चेंज नहीं है। 5d एनर्जी यहाँ पे आप देखिए 37 एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या है, 5s की एनर्जी कम है, 4d की एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में आता है, 5s में। जब हम बात करते हैं रुबिडियम की, इसके बाद अगर हम बात करें रुबिडियम के नेक्स्ट एलिमेंट 38 की, तो उसमें भी क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आता है 5s में, लेकिन यहाँ एनर्जी फिर चेंज हो रही है। तो इस चेंज ओवर के कारण अब 39 यानी इट्रियम और इट्रियम से आगे वाले एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है। अब देखो 5d की एनर्जी कम है 5d में, लेकिन अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन पहले तो हम किस में से निकालेंगे, इस ग्रीन में से, यानी कि 5s में से। तो हम इसको एनर्जी प्रोफाइल से भी समझ सकते हैं। सो दिस वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट आयंस ऑफ 3D सीरीज। और हमने इसमें आयंस के साथ देखा कौन सा आयन बनेगा और कौन सा आयन नहीं बनेगा और क्यों।